हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी क्लास चल रही है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और जिसमें हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 17। लेक्चर 16 पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और यूनिट चल रही थी हमारी यूनिट नंबर 2 सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे क्वेश्चन 7 पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अभी तक लग रहा है ये इसका एक लेक्चर हो चुका है, जो कि हिटलर थ्योरी में उसमें कंप्लीट करा चुका हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 ही है। ठीक है, अभी इसमें एक लेक्चर और आएगा जो कि आपके लिए एमओटी थ्योरी के लिए होगा। ठीक है, और एमओटी थ्योरी के बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी 3 लेक्चर में आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा, जिसमें बीबीटी थ्योरी हमारी चल रही थी। कौन सी थ्योरी चल रही थी हमारी? बीबीटी। और बीबीटी के अंडर 2 थ्योरीज आती हैं, जो कि एक हमारी होती है हिटलर थ्योरी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और अब हमारी सेकंड थ्योरी है पाउलिंग स्लेटर थ्योरी। तो पाउलिंग स्लेटर थ्योरी आज हो जाएगी आज के लेक्चर में। तो ये कंप्लीट होते ही हमारी बीबीटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम एमओटी पर बात करेंगे, और दोनों थ्योरीज किसके लिए है? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, बीबीटी भी और एमओटी भी। ठीक है, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के लिए है। तो अभी तक हम लोगों ने हिटलर थ्योरी पढ़ी और उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े और उसकी लिमिटेशन पढ़ी। तो अब उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी आई, एक नई थ्योरी जिसको हम कहते हैं पाउली स्लेटर थ्योरी। तो पाउलिंग स्लेटर थ्योरी क्या होती है? पाउलिंग स्लेटर थ्योरी ने हिटलर थ्योरी में कुछ क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया, या इसकी कमियों को दूर किया, हम कुछ भी कह सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, तथा अपनी न्यू थ्योरी प्रपोज की। ठीक है, न्यू थ्योरी प्रपोज की, जिसे पाउलिंग स्लेटर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी इस थ्योरी के अनुसार, नंबर 1, कोवेलेंट बॉन्ड एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। कोई एटम होगा, उस एटम में आप जानते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होती हैं, जो कि sp-df होती हैं, उन्हीं की ओवरलैपिंग से ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में केवल वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं, यानी भाग लेती हैं, जिनके पास क्या होता है? जिनके पास अपोजिट स्पिन वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अपोजिट स्पिन वाले, यानी कहने का मतलब है एक स्पिन होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, और अनपेयर्ड माने एक ही हो केवल, ये हटा दिया जाए तो ये अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों अनपेयर्ड भी हैं और अपोजिट स्पिन वाले भी हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अपोजिट स्पिन वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 3 पॉइंट, बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ यानी शक्ति। ठीक है, स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमने क्या समझा? जो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी पावर, ठीक है, उसकी कम टूटने की क्षमता जो होती है, वो कितनी होती है? वो होती है ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पॉइंट, बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड की नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की नंबर के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? जो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसकी नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की नंबर के, किसमें? जो हमारी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो नंबर होती है, उसमें उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी नंबर के इक्वल होता है। किसके होता है? इक्वल होता है कोवेलेंट बॉन्ड की नंबर जो होती है। अगर हम कहें कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, तो वो उतने बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की नंबर उसके इक्वल होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे, मतलब जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की नंबर भी होगी। ठीक है, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर 5, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में बोलते हैं वितरण, स्फेरिकल सिमेट्री में होता है, जबकि पी डी एंड एफ, पी डी और एफ ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल होता है। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप पी डी एफ, केवल एस ऑर्बिटल में जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन वो स्फेरिकल होता है, ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल भी स्फेरिकल ही होता है। बाकी पी डबल होता है, डी डबल डबल होता है, एफ की ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, ठीक है, बड़ी ही जटिल होती है। तो इनमें इन तीनों में पी डी एफ में क्या होता है? पी डी एफ ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल होता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग 2 टाइप्स की होती है, मतलब 2 टाइप से होती है, ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं, एक हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और एक हमारी कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। जब अब हम इसके आगे समझेंगे जो ये बताया गया है आपको 5 में कि 2 टाइप से ओवरलैपिंग होती है, तो हम साइड वाइज एंड कोएक्सियल ओवरलैपिंग को अब समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में। इसी के 2 पार्ट होंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 के। चलिए नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे अपना आगे का टॉपिक। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैंने आपको जो पाउलिंग स्लेटर थ्योरी के 5 पॉइंट बताए थे, जिसमें लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? लास्ट पॉइंट ये था कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण वो भी स्फेरिकल होता है। और जो हमारा उसके अलावा जो पी डी एफ ये तीनों ऑर्बिटल होते हैं ये डायरेक्शनल, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो हमारी उसमें बताया था, इसीलिए जो हमारा कोवेलेंट होता है वो भी डायरेक्शनल होता है। और ओवरलैपिंग हमारी कितनी तरीके से होती है? वो 2 तरीके से होती है। तो पहली हमारी होती है साइड वाइज पहली कोएक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो चलिए उसी पॉइंट के अंतर्गत ये हमारे ए और बी पॉइंट पढ़ाए जाएंगे। तो पहला ए पॉइंट क्या है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, जब भी याद हमेशा रखिएगा, ठीक है। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा एस ऑर्बिटल दोनों एस हैं क्योंकि स्फेरिकल होते हैं, उनके बीच में जब हमने ओवरलैपिंग की तो हमारा क्या बना? एस ऑर्बिटल्स ऑफ ओवरलैपिंग, यानी एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जब की तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और एस और ये पी ऑर्बिटल है, इनकी इसमें भी हमने पी एक्स लिया है क्योंकि आप जानते हैं पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में, एक हमारा होता है पी एक्स, एक पी वाई एंड एक पी जेड। तो हमने पी एक्स लिया है, तो एस और पी एक्स ने जब ओवरलैपिंग की तो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद ये जो बीच का एरिया है इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन एरिया आपने पढ़ा होगा मैथ में 12th में, ठीक है। 12th में या 11th में इंटरसेक्शन एक एरिया होता था जिसमें एक यूनियन होता था और एक इंटरसेक्शन। यूनियन में सब कुछ काउंट कर लिया जाता था, इंटरसेक्शन में जो हमारा कलर्ड या फिर जो उसमें कॉमन एरिया होता है, तो ये कॉमन है ना दोनों में, इसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ केमिस्ट्री में। तो देखिए एक पी एक्स, एक यहाँ पे भी पी एक्स लिया, यहाँ पे भी पी लिया, ठीक है। तो हमने पी के 2 ऑर्बिटल्स लिए हैं, अलग अलग हैं पी सबसेल, तो उनके एक्स एक्स लिए। यदि एक ही सबसेल होता तो एक पी एक्स एक पी वाई लेते, लेकिन ये भी अलग है ये भी अलग है दोनों। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हो गया, एक कोई और खड़ा कर दिया जाए तो मेरा एक राइट हैंड और उसका भी राइट हैंड, तो दोनों के राइट हैंड होंगे ना। और यदि मैं कहूँ एक ही पर्सन के 2 हैंड चाहिए तो एक राइट हो जाएगा एक लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम दोनों के कहेंगे कि भाई दोनों हैंड, तो वो अपना राइट देगा या लेफ्ट देगा, या फिर मैं अपना राइट दूंगा या लेफ्ट दूंगा, ठीक है, हैंड ऐसे होता है। तो इसमें ये दोनों है, तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बताया तो दोनों ह्यूमन थे ना जो हैंड शेयर कर रहे थे, यहाँ पे दोनों क्या है? ऑर्बिटल है, और वो भी पी है, पी सबसेल है। तो पी सबसेल के दोनों अपना अपना पी एक्स ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। पॉइंट नंबर बी,
जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, एक तो हम साइड वाइज ओवरलैपिंग को ऐसे दिखा सकते हैं या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा क्लोज डायग्राम है तो इसलिए सही से नहीं दिखेगा। तो देखिए, या तो पी वाई ओवरलैपिंग कर रहे होंगे ऑर्बिटल, या फिर पी जेड। ठीक है, ये ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। और मैं भी लेक्चर इसलिए स्लो डालता हूँ क्योंकि ना बहुत बच्चे हैं जो बताते ही नहीं है कि भाई उन्हें लेक्चर कैसा लग रहा है। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो या फिर कोई भी डाउट हो, कुछ भी अच्छा बुरा कैसा भी, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता लगे हाँ भाई हमारी वीडियो जो है ये वायरल हो रही है या फिर लोग इसको पसंद कर रहे हैं, या इससे किसी भी स्टूडेंट का, एनी स्टूडेंट, ठीक है, जिसका थोड़ा सा भी फायदा हो रहा होगा तो मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो इसके बाद एक हमारा जो है एक टॉपिक और बचेगा, एमओटी। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल करा के मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा आपके 2 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर में, फिर ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। सेकंड यूनिट बहुत छोटी है जो कि 4 से 5 वीडियो में फिनिश हो जाएगी। आगे की सारी यूनिट छोटी है, केवल स्टीरियो केमिस्ट्री एक यूनिट और बड़ी आएगी जो कि लगभग उसमें भी 10-12 वीडियो की लेक्चर, यानी 10-12 लेक्चर में वो भी कंप्लीट होगी। ठीक है, बाकी आपके सब चैप्टर छोटे हैं बिल्कुल। ठीक है, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर ऐसे फिनिश हो जाएंगे, तो आप लोग टेंशन ना लें। सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आप लोग केवल वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और फॉलो करते रहें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें जो भी बीएससी कर रहे हैं स्टूडेंट, ताकि हमारा फायदा भी थोड़ा सा हो जाए। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे और फिर इसकी लिमिटेशन समझेंगे और आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमने देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे पाउलिंग-स्लेटर थ्योरी, जिसमें हमने इसके पॉइंट्स पढ़ लिए और 5 पॉइंट थे, और जो हमारे 5वां पॉइंट था उसके अंदर हमारी 2 ओवरलैपिंग थी, साइड वाइज एंड कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, इसके बाद इसकी लिमिटेशन करेंगे और ये लेक्चर आज समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, H2O मॉलिक्यूल। इसी तरह से और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 हो सकता है, यानी ठीक है, NH3 यानी अमोनिया, और ये H2O है, और भी अदर एग्जाम्पल है। तो हमने H2O को ले लिया है। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल हमने लिया है, जिसमें H2O मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा इसमें सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन होगा, जिससे 2 हमारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा लिंक होंगे, यानी जुड़े होंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन नंबर कितना होता है हमारा, 8। ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन नंबर हमारा 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमारा 8 होता है। 8 को हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, देखिए 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 हो गए। अब 6 के बाद इसका 8 होता है टोटल, और पी में कितने हमारे होते हैं, देखिए पी में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें। देखिए ऐसे, ये हो गए हमारे पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल। ठीक है, ये पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल हो गए, और जिसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हमारे हैं इसमें कितने, टोटल इसका 8 है नंबर। तो 2 4 एंड 4 4 2 2 एंड 2, तीनों मिला के कितने हो गए, ऐड कीजिए, 6 हो गए। 2 + 2 + 2 तो इज इक्वल टू 6 हो गए। अभी बचे कितने हैं, 6 में से अभी 2 और बचे हैं, क्योंकि 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो कुछ बच्चे इसमें से मैथ के होंगे जो कहेंगे सर आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस ना करें, ये हमारी केमिस्ट्री चल रही है, मैथ नहीं चल रही है। ठीक है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक पी में 3 सबसेल होते हैं। ठीक है, पी सबसेल में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी सबसेल में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एक्स में जाएंगे। ठीक है, और एक्स ऑर्बिटल में जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन वाई में जाएगा, और 1 ऑर्बिटल जेड में जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं ये इस तरीके से होगा,
हमारे पी में टोटल कितने आएंगे। देखिए हमारा ऑक्सीजन नंबर कितना है, फिर दोबारा से समझा देता हूँ, 8। ठीक है, ऑक्सीजन नंबर हमारा होता है 8। ऑक्सीजन नंबर हमारा 8 हो गया, जिसमें से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो गए। तो अब पी की जब आएगी तो पी में आप कैसे फिल करेंगे, पहले क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ एस में हम पहले से ही फिल कर लेते हैं। लास्ट का क्या होगा हमारा 2s2 एंड 2p4, यही तो होगा। 1s2 2s2 लास्ट वाले का हम लोग वो लेते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसकी ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। इसमें तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पहले ही हो गए, और 2 ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिए, और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिए, और बचा कितना, एक। क्योंकि आप पेयरिंग यहाँ से बाद में स्टार्ट करेंगे ना, पहले क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है वुड के रूल के अकॉर्डिंग। तो हमने अब पेयरिंग स्टार्ट की, और यहीं पे हमारा इसका परमाणु क्रमांक 8 यानी ये फिल हो गया। ठीक है, जो इसका 8 नंबर है वो इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो ये दोनों क्या हो गई हमारी, अनपेयर्ड। क्या हो गई ये, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हो गई। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑर्बिटल्स हो गई। तो चलिए देखते हैं, हमने इसको फिर थ्योरी में लिख के आपको समझाया है कि ऑक्सीजन एटम के 2py एंड 2pz, देखिए 2py एंड 2pz यही लिखा हुआ है, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें पेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, तथा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके लिए उसका परमाणु क्रमांक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 हमारा होगा। ठीक है, तथा 2 हाइड्रोजन एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, 2 हाइड्रोजन एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ऑक्सीजन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन वाली 2py एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम फॉलोइंग टाइप से नीचे हमने डायग्राम में शो कर दिया है। चलिए जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसको डायग्राम के फॉर्म में कैसे समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीजन एटम की 2py एंड 2pz, देखिए ये रही, ये ऑक्सीजन एटम है, मैंने लिख दिया है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, एक क्लॉक होगी तो एक एंटी क्लॉक भी होगी, यानी एक इस तरफ होगी, कोऑर्डिनेट दोनों तरफ होते हैं ना, एक तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, एक तरफ एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव। तो हमने पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले कुछ भी नहीं सकते, ये मैथ नहीं चल रही है। ठीक है, लेकिन आपको कोऑर्डिनेट को तो आप ऐसे ही देखते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमने 2py तो वाई एक्सिस वाली ले ली, ये ऑक्सीजन एटम की वाई है। ठीक है, और 2pz ये रही हमारी 2pz जो कि हमने z एक्सिस वाली ले ली। ठीक है, z एक्सिस में ऑक्सीजन एटम की ये वाली ओवरलैप, ये जो डंबल शेप है ये ऑक्सीजन की है, और ये जो गोल वाली है स्फेरिकल, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की है, सॉरी हाइड्रोजन की है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की है डंबल वाली, और ये जो है ये क्या है, ये जो लोब बने हुए हैं, ये लोब जो है इनको डंबल नहीं, इनको लोब बोलते हैं। ये जो लोब है ये है हमारे ऑक्सीजन एटम के लिए, और ये है हमारी हाइड्रोजन एटम के लिए स्फेरिकल वाली। ठीक है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनमें हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तथा हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है। ठीक है, ये हम समझते हैं। तथा 2 हाइड्रोजन एटम की 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 हाइड्रोजन एटम, देखिए 2 हाइड्रोजन एटम हमने ले लिए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, इनका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ही होगा, क्योंकि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही 1s होता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम की 1 इलेक्ट्रॉन वाली 2py एंड 2pz, देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py एंड 2pz, तो ये 2py वाली ये हो गई और 2pz वाली ये हो गई, और दोनों से हाइड्रोजन एटम क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे ये आपको डायग्राम के फॉर्म में देखिए, ये दोनों क्या है हमारी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें पाई बॉन्ड नहीं होता है। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो यदि कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स को। तो चलिए अब हम इसकी लिमिटेशंस को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। तो देखिए लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस जैसे कि मैंने आपको अभी तक इसमें बीबीटी में कौन कौन सी थ्योरी पढ़ाई, एक पढ़ाई हिटलर लंदन थ्योरी, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई पाउलिंग स्लेटर थ्योरी, ठीक है, 2 थ्योरी बनाई, मतलब मैंने आपको पढ़ाई 2 थ्योरी, ठीक है, 2 थ्योरी पढ़ाई। तो इन 2 थ्योरियों से मिलके हमारी क्या बनी, बीबीटी, ठीक है, दोनों से मिलके बीबीटी बनी। इसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखाए, क्या लिखाए, पॉइंट्स लिखाए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखाए, प्लस फिर लिमिटेशंस लिखाई, ठीक है। और इस वाली थ्योरी में यानी हिटलर लंदन थ्योरी की बात चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद पाउलिंग स्लेटर में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखाए, ठीक है, और पॉइंट्स के बाद प्लस इसकी लिमिटेशन दिखाने की बारी आई थी, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भी हो गया था, इसमें एग्जांपल भी आया था, ठीक है, जो कि हमने H2O लिया था, यहाँ पे इंक्लूड कर दो। तो ठीक है, एग्जांपल के बाद हमें लिमिटेशंस लिखानी थी, बट हम इसमें लिमिटेशंस लिखाएंगे तो दोनों की लिमिटेशंस लगभग सेम है। तो जब जो इनमें से कॉमन बात है इन दोनों यानी हिटलर लंदन थ्योरी की लिमिटेशंस में और पाउलिंग स्लेटर थ्योरी की लिमिटेशंस में जो हमारी क्या है, कॉमन थॉट्स हैं, क्या है हमारे कॉमन थॉट्स, ठीक है, कॉमन जो थॉट्स हैं हमारे, जो हमारे कॉमन थॉट्स हैं उनका मैंने मिक्सअप करके आपकी क्या डायरेक्ट इन दोनों को मिला के हमारी क्या बनती है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बीबीटी, इसकी लिमिटेशंस लिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं, लिमिटेशंस, ठीक है। तो हम इन दोनों की जो लिमिटेशंस हैं, इसकी मैंने लिखा ही नहीं इसलिए क्योंकि इसकी लिखाएंगे लिमिटेशन, देखिए बीबीटी की लिखा दी, ठीक है। अब अगर मैं पाउलिंग स्लेटर थ्योरी की भी लिमिटेशन आपको अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ तो आपका ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर उन दोनों से हमें फिर जब इसकी थ्योरी बनेगी तो हमें बीबीटी की भी लिमिटेशंस लिखनी पड़ेगी। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं कि हमने हिटलर लंदन थ्योरी की तो लिमिटेशंस लिख ली, अब बीबीटी की ना लिखते हुए डायरेक्ट पाउलिंग स्लेटर थ्योरी की लिमिटेशंस ना लिखते हुए डायरेक्ट बीबीटी की लिख लेते हैं। तो उसके अंदर जो इन दोनों यानी हिटलर लंदन थ्योरी एंड पाउलिंग स्लेटर थ्योरी की जो कॉमन थॉट्स होंगे या कॉमन लिमिटेशंस होंगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना आप कि लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं सर अभी तो आपने पाउलिंग स्लेटर थ्योरी पढ़ाई थी, उसकी लिमिटेशन कहाँ गई, ठीक है। तो आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें और एकदम क्लियर वे में अपने ट्रैक पर चलते रहें। ट्रैक बोले तो आपके पढ़ाई का ट्रैक, ठीक है। बच्चों को अगर हम ट्रैक की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट का एक ही ट्रैक होता है कि वो अपनी एजुकेशन और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जो मेरा YouTube पोस्टर है उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी का एकमात्र कर्तव्य है कि वो अपनी लगन और अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके पढ़ाई को करता रहे, ठीक है। आप मेरे जाके पोस्टर पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी बीबीटी की लिमिटेशंस हम इसमें जानेंगे। मैंने 2 ही लिमिटेशंस लिखी है, इनको एकदम अच्छे से इंक्लूड करके, और जो उसमें कॉमन बात थी वो 2 ही निकली, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। जैसे कि यह थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। ये दोनों में है, हिटलर लंदन थ्योरी एंड पाउलिंग स्लेटर थ्योरी दोनों मिलकर बीबीटी बनाती है, और दोनों में कॉमन ये है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। और इस थ्योरी की हेल्प से हम और इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते, वो आप थ्योरी खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो देखिए इस थ्योरी के द्वारा ना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक्सप्लेन होता है बीबीटी के द्वारा, और बीबीटी में आप जानते हैं बार बार मैं बीबीटी बोल रहा हूँ, यानी बीबीटी में 2 थ्योरी है, हिटलर लंदन थ्योरी एंड पाउलिंग स्लेटर थ्योरी, ठीक है। तो ना ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकती है और ना ही ऑड इलेक्ट्रॉन्स वाली मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑड 3 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 7, 9,
11 ये सब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो और जो ऑड नंबर होगा वही ऑड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नंबर 2, इस थ्योरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाले मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस थ्योरी की हेल्प से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, आप यदि डेली लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको अभी तक ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें आगे के टॉपिक्स का कोई ना कोई क्लू मिलता हुआ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक क्लू मिल गया आगे के टॉपिक का, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं मॉलिक्यूल में एक डाईमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, एक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक क्लू मिल गया आगे के टॉपिक का, ठीक है। तो आप जो होशियार बच्चे होंगे, ठीक है, जिनके दिमाग में अचानक से क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी होती है, वो होती है ज्यादा, ठीक है, जिनके मन में प्रबल इच्छा होती है कि हमें ये जानना है, ठीक है, तो उनका क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, ये उनके मन में सवाल आया होगा। तो ये जब आप एमओटी पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है, और आपको वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा लेक्चर। तो यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा, वहां से जाके वॉच कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, और वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको इस वीडियो से संबंधित या मतलब पूरे चैप्टर के आपको नोट्स वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे यदि आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको नोट्स चाहिए। देखिए, यदि हमारे चैनल से 2 या 3 बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाते हैं तो वो हमारी वीडियो, जो हमारी मेहनत हो रही है इस वीडियो को बनाने में, वो हमारी अदा हो जाएगी, ठीक है। मुझे लगेगा कि हाँ, 2 बच्चे भी यदि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं मेरी वीडियोस से तो मैं अपने आप को कहूंगा थैंक यू, ठीक है, और आप सबके लिए भी ये बहुत बड़ा थैंक यू होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नए लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड जय हिंद।